अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये मेरे पास इंडक्शन कुकर है, मैग्नेटिक स्टोव है। इसकी हम पावर सप्लाई की ट्रबल शूटिंग कैसे कर पाएंगे। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद, मेरे एक व्यूअर हैं जर्मनी से, उन्होंने मैसेज किया। वो कहते हैं जी मैंने ये एक स्टोव ख़रीदा है, हैम्बर्ग जर्मनी से वो हैं। तो कहते हैं उसकी सप्लाई जो है वो डैमेज हो गई है, तो अभी मुझे उसका सर्किट नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने उसको कुछ तो चेक पॉइंट्स बताए कि अच्छा ये चीज़ें चेक कर लेना। तो साथ साथ उनकी जो पिक्चर्स उन्होंने भेजी मुझे, ये उस बोर्ड की जो उनके पास है, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये वीडियो बनाई। अपने इंग्लिश चैनल पे मैंने ये वीडियो नंबर 702 शेयर की है। और वापसी पे उनका जो रिप्लाई आया है, फिर उससे बंदा जो है ना वो बड़ा मुतमईन हो जाता है। वो कहते हैं जी बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैंने अपना जो इंडक्शन कुकर है वो रिपेयर कर लिया है। चलें जी, अभी ये वीडियो आपके सामने भी पेश करते हैं। और ये आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई ख़राब यूनिट नहीं है, ये एक गुड वर्किंग यूनिट है, एक ठीक ठाक सर्विसेबल यूनिट है, यानी कि चलता है। ये देखिए भी इस पर कुक टॉप नहीं है, तो E0 एरर शो कर रहा है। तो नॉर्मली इसका सर्किट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन में अगर उसकी पावर सप्लाई आप देखना चाहते हैं कि पावर सप्लाई उसकी ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि अगर उसकी पावर ऑन करने पे उसकी बीप चंगी तकड़ी है ये, तो दैट मीन्स कि वो पावर सप्लाई उसकी अच्छी कंडीशन में है। अगर उसका डिस्प्ले डिम आ रहा है और उसकी जो बीप है वो बिल्कुल मध्यम मध्यम सी आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही समझ ले कि बैठी बैठी आवाज़ आ रही है, एक तो हमारे पास ये भी होता है। आवाज़ का बीप भी ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर उसका डिस्प्ले भी ठीक नहीं है, उसकी सप्लाई ठीक नहीं है, पावर ऑन नहीं हो रहा, कोई कमांड नहीं दे रहा, तो उस वक्त हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे। पहले इसका बुनियादी सा सर्किट देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लाइन और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, यानी 220 वोल्ट। इसके बाद ये सप्लाई आती है सीधी, और एक हमारे पास यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है। इस ब्रिज रेक्टिफायर में से हमें यहाँ पर AC होती है, और इसके आउटपुट में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं। यही पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज एक कैपेसिटर पर स्टोर कर दिए जाते हैं, जो कि PCB के ऊपर है। साथ साथ हम कंपोनेंट देखते जाते हैं ताकि बाद में हमें बात करने में आसानी होगी। ये मैंने इसकी कॉइल अलहदा कर दी है, और इस बोर्ड को साथ में रख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो लाइन और न्यूट्रल हम ये अप्लाई कर रहे हैं। लाइन और न्यूट्रल ये हमारे आगे इस जगह पर, इन दो पॉइंट्स पर। ब्रिज रेक्टिफायर का कट वाला साइड ये वाला, यहाँ से पॉजिटिव आउट होती है, ये जाती है इस फिल्टर में, और फिल्टर का दूसरा एंड आउट होके इस जगह पे आ जाता है। यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो पॉजिटिव में एक मैं इंडक्टर लगाकर, तो इसके आगे हम एक कैपेसिटर का जॉइंट बन रहा है, ये वाला। ये हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर है, मेटल फिल्म कैपेसिटर होता है ये वाला, क्योंकि इसमें पोलर कैपेसिटर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें रेजोनेंट फैक्टर होता है, कभी पल्स पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसलिए इसमें नॉन पोलर कैपेसिटर लगाया जाता है। इससे आगे देखें, अभी यहाँ पर होगा क्या कि नेगेटिव साइड को देखेंगे। ये हमारा जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली ग्राउंड नहीं जा रहा, तो ये एक शंट से गुजर के जा रहा होता है। तो इसको हम, ये करंट सेंस के लिए होती है, तो इसको हम सीधा इसी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचा देते हैं, क्योंकि अभी हमने करंट लेनी है, तो करंट आ गई। इसके बाद ये सप्लाई चली जाती है IGBT पे, इस साइड पे नेगेटिव सप्लाई। और पॉजिटिव सप्लाई देखेंगे तो पॉजिटिव सप्लाई सीधी इस कैपेसिटर पर चली गई, और इसी के साथ इस कॉइल पर चली गई। तो हम कहते हैं कि एक ये कैपेसिटर और एक ये कॉइल, ये दो चीज़ें एक पॉइंट पे लगी हुई हैं। कॉइल का दूसरा एंड आ रहा है कैपेसिटर के इस एंड पर, ठीक हो गया। और इसको देखेंगे तो ये जो एंड दोनों का मिल के आ रहा है, तो ये इस जगह पर इस IGBT के ऊपर आ रहा है।
अभी देखिए कहानी बड़ी सादा सी है, सर्किट को हम समझ लेंगे तो फिर हमें सप्लाई समझने में भी आसानी हो जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये है हमारी हाई पावर सप्लाई, इसको यहाँ पर हम देते हैं पल्स, ये पल्स देते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर से, और माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स आ रही होती है यहाँ पर हमारे पास एक गेट ड्राइवर नेटवर्क होता है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि एक दूसरे को ड्राइव हो के तो फिर ये सिग्नल इधर जा रहा होता है। 18 वोल्ट इसको अप्लाई दिए जाते हैं और ये 18 वोल्ट हमारी लो वोल्टेज सप्लाई से आ रहे होते हैं। और इसको जो पल्स आ रही होती है बिल्कुल वीक सी पल्स होती है, वो आती है MCU से, माइक्रो कंट्रोलर से, और माइक्रो कंट्रोलर को हम कंट्रोल करवा रहे होते हैं हमारे कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल हमारा ये टच पैनल है जो फ्रंट पैनल है, यहाँ से हम कुकिंग प्रोफाइल देते हैं। इस जगह पे हमने कुक टॉप रखा। अभी ये सारी चीज़ें चलाने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत है। IGBT के लिए तो पॉजिटिव 300 वोल्ट हमारे पास हैं, लेकिन ये है हाई करंट के लिए, जिसने करंट पैदा करनी है हमारे कुक टॉप के बेस में, जिसने हमारे खाने को गर्म करना है। लेकिन इन चीज़ों को चलाने के लिए ये जो इस IGBT को, इस पल्स को चलाने के लिए सर्किट है, इसको चाहिए दो सप्लाइयाँ। एक चाहिए 18 वोल्ट जो कि जा रही है इन ट्रांजिस्टर्स को, हमारे गेट ड्राइव नेटवर्क के ट्रांजिस्टर तो ये 3 लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो हमारी लो वोल्टेज सेक्शन है जो कि माइक्रो कंट्रोलर है, ये लेता है 5 वोल्ट। ये सप्लाई इसको चली जाती है। अभी ये सप्लाई 18 और 5 दे रही होती है, और यहाँ से हम इसको देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से ये वाले वोल्टेज बनाकर, और ग्राउंड ये ले लेता है यहाँ से, ये सेक्शन एक पेयर यहाँ से और एक पेयर ये, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर बन के इसको मिल जाता है। यानी ग्राउंड इसको दिया जाता है यहाँ से। ग्राउंड इधर से क्यों नहीं दिया जाता, उसका ये होता है कि इसको 0.7 वोल्ट का या 1 वोल्ट का ऑफसेट दिया जाता है। वो ऑफसेट बाकी सर्किट की कॉम्बिनेशन के लिए होता है। उस थ्योरी में हम नहीं जाते कि क्यों आधा सर्किट या 2 डायोड इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये बहुत कम करंट वाला होता है, और दूसरा ये होता है इन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को कंपनसेट करने के लिए इसको इतना ग्राउंड को ऑफसेट कर दिया जाता है। उस चीज़ में हम नहीं जाते। अभी ये सप्लाई यहाँ पर ये जो पॉजिटिव 310 वोल्ट बनेंगे या 320 330 जो भी बनेंगे, इसको यहाँ पर एक अनआइसोलेटेड बक रेगुलेटर लगा दिया जाता है। बक रेगुलेटर क्या होता है कि वो सप्लाई को स्टेप डाउन करता है। जैसे हम DC के अंदर रजिस्टर लगा देते हैं, वैसा ही ये सप्लाई इस तरह वोल्टेज आउट कर देती है। इसमें से 2 सेक्शन आउट हो जाते हैं। एक 18 वोल्ट सीधे साधे उसी तरह चले गए, और इसको इसी 18 वोल्ट को उठाया जाता है और फ़ैन को दे दिए जाते हैं। फ़ैन को कंट्रोल करवा दिया जाता है MCU से एक ट्रांजिस्टर लगाकर। फ़ैन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ़ैन चलता रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये बंद हो जाएगा। एक यहाँ पर जो सप्लाई आउट हो रही होती है ये 9 से लेके 10-12 वोल्ट तक होती है। इसमें 7805 IC लगाकर 5 वोल्ट रेगुलेट करवा दी जाते हैं। तकरीबन ये जितने भी इसके सर्किट्स होते हैं मिलते जुलते होते हैं। चाइना ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोई हज़ारों के हिसाब से कंपनियां बना दी हैं। हर कंपनी सर्किट एक ही है। किसी ने ट्रांजिस्टर उठा के यहाँ से इधर लगा दिया, इसने उठा के इधर ये लगा दिया, इसने IGBT इधर लगा दिया, उसने ऐसा लगा दिया, इसने कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, इसने इस तरह लगा दिए, एक ने एक लगाया, एक ने उसी के तीन कैपेसिटर बना दिए। कहानी एक ही है। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये चाइनीज़ बोर्ड की है। मेरे पास ये KYH 19T-2 बोर्ड है। ये एस्ट्रेला कंपनी में लगा हुआ है। चाहे वो बजाज हो, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे वो सानियो हो, चाहे वो LG हो, कहानी सब की मिलती जुलती होती है। ये थ्योरी कोई चेंज नहीं कर सकता। सर्किट में उन्होंने अपने डिज़ाइन को कॉपीराइट से बचाने के लिए ये सारी कहानियाँ की होती हैं। तो यहाँ पर जो हम सर्किट देख लेंगे तो लाइन और न्यूट्रल ये आ गए। यहाँ पर 2 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ये रेक्टिफायर बनकर हमारी ये सप्लाई आ जाती है इस तरफ, और यहाँ से देखेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर से उसी तरह वो शंट रेजिस्टेंस है और उसके आगे एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी ये कॉइल लगी हुई है, और इस जगह पर उसमें 2 IGBT।
अच्छा, एक मैंने लास्ट मेरी वीडियो पे एक कमेंट था कि डायग्राम में आप दिखा रहे हैं 2 IGBT लगे हुए हैं, तो फिज़िकली 1 IGBT है। फिज़िकली 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कॉइल कितनी पावर की है, आप जो इसको कितने वाटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मली क्लेम करते हैं 2000 वाट, तो 2000 वाट होता नहीं है, ये बाई नेम होता है। आप कहते हैं 1400-1500 वाट आपको हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जो अच्छी कंपनीज़ के हैं वहाँ पे 2-2 IGBT और 4-4 भी लगे होते हैं। चले उस साइंस में नहीं हम जाते। यहाँ पर ये सप्लाई आती है, हमारा फोकस है आज इस सेक्शन पर। अगर ये सेक्शन ठीक है तो बाकी सर्किट कोई इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ से ये सप्लाई आती है पॉजिटिव वोल्टेज इस साइड पे, और यहाँ पर वाइपर 12A लगी है, TNY IC लगी हुई है, टॉप स्विच लगा हुआ है, DK सीरियल की लगी हुई है, DL में है, DH में है, कोई भी है ऑफलाइन स्विचर जो भी होगा। इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें कोई ऑप्टो कपलर या फीडबैक सिस्टम नहीं होता। ये बक रेगुलेटर है। देखें तो सप्लाई पॉजिटिव आती है यहाँ से IC से स्विच होने के बाद। अभी IC स्विचिंग कैसे कर रही होती है, IC को ये पॉजिटिव वोल्टेज आप देते हैं और इस जगह पे ये कॉइल दी और कॉइल के नीचे ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये IC लगा दी, और यहीं से ही ये स्विचिंग करके तो हमें आउटपुट में वोल्टेज दे रही होती है। ये कॉइल को एज अ लोड इस्तेमाल कर रही होती है। तो जो इसने अपना ग्राउंड मुकम्मल करना होता है वो आगे सर्किट के थ्रू करना होता है। आप कहते हैं कि 2 सीरीज़ रजिस्टर बन रहे होते हैं। सप्लाई इसमें से गुजरी, स्विच की, इस कॉइल में से गुजरी, कॉइल में से गुजरने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पे आना शुरू हो गया। कितनी स्विचिंग करनी है, कितना ड्यूटी साइकिल रखना है, ये डिपेंड करता है। जो वोल्टेज यहाँ से ये रेक्टिफाई होके D7 डायोड है, रेक्टिफाई करके तो इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएगा। ये 18 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। ये आप कहते हैं कि इसकी फीडबैक है। ये 18 वोल्ट इस कॉइल के अक्रॉस ड्रॉप होने चाहिए। ये ड्रॉप होके वापसी फीडबैक पिन नंबर 4 पे, जो कि इसकी कंट्रोल पिन या इनेबल पिन होती है, उस पे चले जाते हैं। स्विचिंग हो रही है, वोल्टेज बने जा रहे हैं, आगे पहुंच रहे हैं। ये सप्लाई 18 वोल्ट यहाँ से आउट होती है। एक तो मिल जाती है हमारे इस सेक्शन को, जो हमारे ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर से PPG पल्स आती है, ये पल्स यहाँ पे आती है, छोटे ट्रांजिस्टर को, सिग्नल ट्रांजिस्टर को स्विच करवाती है। इसके बाद हमारा ये ऊपर वाला ट्रांजिस्टर स्विच करता है पॉजिटिव वोल्टेज, ये चले जाते हैं IGBT के गेट को। IGBT फायर कर जाएगा और फायर करने से हमारी जो करंट है, इस पल्स के हवाले से ये करंट चलेगी नेगेटिव से, यहाँ से ऐसे, और इस कॉइल में से होती पॉजिटिव पे। ये हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये जितनी देर के लिए पल्स आई है उतनी देर के लिए करंट चलेगी और ये कैपेसिटी इस तरह कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जैसे ही पल्स छोड़ी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये फिर दोबारा, ये मैं तो साइन वेव बना रहा हूँ, साइन होती नहीं है, स्क्वायर के करीब 3 होती है। ना ये स्क्वायर होती है, ना ही ये होती है, को ऊट पटांग किस्म की होती है। इसमें चूँकि जितना कुकटॉप होगा, जितना आप इसके ऊपर लोड रखेंगे, उस हिसाब से उसको वो मोल्ड कर देगी। यानी कभी वो बिल्कुल खड़ी है अगर कुकटॉप छोटा है, अगर वो बड़ी है तो वो उसमें बहुत वो तिरछी रिंग के वो पल्स बढ़ रही है, फिर वो आगे होगी। वो एक कहानी है। वहाँ बात करने की यह है कि एक दफ़ा वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब वो सिकुड़ेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है, इसके बाद ये कैपेसिटर उसमें नेगेटिव पोलैरिटी देता है, नेगेटिव स्विंग देता है। इसको कहते हैं रेजोनेंट। जो आपने एक दफ़ा करंट चलाई थी, उस करंट की वजह से देखें आप सप्लाई के अंदर स्नबर सर्किट होता है, जो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से मॉसफेट या IGBT को बचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस सिकुड़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए, ताकि वो एनर्जी ज़ाया ना हो, उससे भी हम काम लेते हैं। तो उससे काम लेने के लिए क्या किया जाता है कि इस कैपेसिटर के अंदर ये करंट चलाई जाती है। एक दफ़ा करंट हमारी ये चलती है, दूसरी दफ़ा ये कैपेसिटर की वजह से करंट इधर चलती है। तो इस वाइंडिंग के अंदर एक पल्स पे 2 दफ़ा ये स्विंग बनता है इस तरह। जब ये इस जगह पे आता है तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हमारा ये दोबारा से पल्स जनरेट करवा देता है। अभी हमारा ये सर्किट अगर ठीक होगा तो पल्स जनरेट होगी, तो ये पल्स यहाँ से बनती है। अभी 18 वोल्ट की कहानी एक तो ये हो गई, और दूसरा ये हो गया कि यही 18 वोल्ट हमारे आ जाते हैं इस जगह पर। तो ये फ़ैन के लिए हैं।
फ़ैन को सप्लाई मिल गई, यहाँ से ग्राउंड इसका स्विच करेगा और वो काम कर देगा। इसके बाद अगर दूसरी वाइंडिंग देख लें, ये एक्चुअली एक सीरीज चोक होती है और चोक के दूसरे एंड पे ये देखें ग्राउंड इन सब का कॉमन है। तो ये यहाँ से ये वोल्टेज बनते हैं, वोल्टेज बनने के बाद 9, 10, 11 वोल्ट जितने भी बनेंगे यहाँ से होके 7805 रेगुलेटर है, इसकी आउटपुट यहाँ पे आ जाती है। ये 5 वोल्ट हमारे बज़र को चले जाते हैं, इसके बाद इस हमारी आईसी को चले जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को, प्लस यही वोल्टेज 5 वोल्ट चले जाते हैं हमारे फ्रंट पैनल को। तो जो हमारे दोस्त ने सवाल किया है वो कहता है जी मुझे 5 की बजाय 3 वोल्ट मिल रहे हैं। तो उसकी कौन कौन सी रीज़न है, चले अभी हम उसको स्टडी करते हैं। पहली रीज़न कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि ये हमारा सेक्शन है 18 वोल्ट का हाई करंट वाला, जिसने इसको चलाना है। अगर ये ट्रांजिस्टर डैमेज होंगे, अगर 3 वोल्ट मिलते हैं तो इसका मतलब है सर्किट लोडेड है, सर्किट के ऊपर ओवर करंट वाली कंडीशन है और इसकी करंट मिली एम्पेयर में होती है, ये बहुत ज़्यादा करंट नहीं दे सकती। अगर तो करंट ज़्यादा होगी तो जो चीज़ ख़राब होगी उसका धुआं निकल जाएगा। तो इस आईसी में ये होता है कि ये अपना ड्यूटी साइकिल ओवर करंट की सूरत में हिस्टैरिसीस में जाके ऑफ करवा देती है। तो इसलिए ये अपनी सप्लाई जितनी बनानी है, जब उससे बढ़ने लगती है तो सप्लाई उधर ही रुक जाती है, तो 5 की बजाय 3 वोल्ट हो जाते हैं हमारे पास। अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, ये ट्रांजिस्टर अगर देखें पॉजिटिव, नेगेटिव और ये ग्राउंड, अगर ये ट्रांजिस्टर इनमें से कोई एक शॉर्ट हो जाएगा, अगर तो ये शॉर्ट होता है ये वाला, तो फिर तो इसके सामने ये रजिस्टर आती है, और अगर ये होता है तो फिर उस सूरत में हमारा ये सप्लाई बैठ जाएगी। यहाँ पर अगर ये रेगुलेटर ठीक नहीं है 7805, तो भी सप्लाई 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, बाज़ औक़ात ये पोलर कैपेसिटर सबसे बड़ी इसमें मुसीबत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अगर इनमें कोई भी पोलर कैपेसिटर अगर वो काम नहीं कर रहा तो हमारा ये सर्किट प्रॉब्लम करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये स्विच यहाँ पर फ्रंट पैनल के इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या ये हमारी जो वायर है क्योंकि ये हीट एरिया के करीब से गुजर के जा रही होती है, बाज़ औक़ात ये वायर भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो उस सूरत में कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये सप्लाई वाला कनेक्टर इसका उतारते हैं, इसकी पिन नंबर 1 और 2 से सप्लाई जा रही होती है। पहले तो इस बोर्ड को अलहदा कर लेना, ये भी अलहदा हो गया है इसको, और कोई चीज़ हमने फ़ैन भी रिमूव कर दिया, इसका ये थर्मिस्टर भी उतार दिया, टेम्परेचर सेंसर, सारा कुछ। अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये बोर्ड अकेला है। इसमें देख लें कि यहाँ पर सप्लाई किस किस तरह से आएगी। सप्लाई यहाँ से आई, इस जगह से हमारे पास फ्यूज़ है, फ्यूज़ से होने के बाद ये सप्लाई आ जाती है हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पर। इसके देखें आगे तो 2 डायोड लगे हुए हैं ये वाले, तो दोनों रेक्टिफायर से वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसके साथ आगे ये रजिस्टर लगी हुई है ये वाली। तो ये सप्लाई हमारी आ जाती है इस कैपेसिटर पर। और नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव सप्लाई हमारी ये इस जगह से होती हुई इस जगह से होती हमारे इस जो हमारा ब्रिज वाला ग्राउंड है इससे मिलती है। ये ग्राउंड हमारा यहाँ से इस तरह से चल के आ रहा होता है इस कैपेसिटर पर। तो पहले तो हम ये सप्लाई यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें अनआइसोलेटेड वोल्टेज होते हैं जो कि डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज होते हैं। मैं पावर अप्लाई करता हूँ अभी इसको। मल्टीमीटर को डीसी पे रख लीजिए। डीसी वोल्टेज पे मेजर करने के लिए अभी हम करते हैं, अच्छा जब इसको पावर अप्लाई हो तो बोर्ड को किसी जगह पे टच नहीं करना। तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं इस कैपेसिटर के, यहाँ पर देखेंगे तो 336 वोल्ट आ रहे हैं, ये आने चाहिए। ये हमारा पहला चेक पॉइंट है। इस कैपेसिटर पे ये आ गए हमारे 310 वोल्ट आप कहते हैं, क्योंकि मेरे पास सप्लाई 240 वोल्ट होती है मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास जो सप्लाई अमूमन जो मेरी वीडियोस में रीडिंग आती हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर मैं एसी वोल्टेज देख लेता हूँ, 235 वोल्ट है, 235 240 वोल्ट होते हैं, थोड़ी सी सप्लाई मेरे पास ज़्यादा होती है, इसलिए डीसी वोल्टेज भी उसी रेशो से ज़्यादा होते हैं। ये सप्लाई जब इस पे आती है, इसके बाद हमारी ये सप्लाई इस आईसी को मिलती है। आईसी की आउटपुट पे ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये वाले 1, 2 और 3, इसमें एक जो है वो 18 वोल्ट वाला है, 9 वोल्ट वाला है और 5 वोल्ट वाला है।
9 वोल्ट के आगे हमारे पास यहाँ पर 7805 लगा हुआ है, छोटा रेगुलेटर 78M05 होता है, ये मिली एम्पेयर में करंट होती है। तो ये बेचारा इतनी करंट दे नहीं सकता, तो अगर किसी वजह से आगे सर्किट लोडेड हो तो वो 5 वोल्ट आपके ड्रॉप हो जाते हैं। अभी ये सप्लाई यहाँ से चलेगी, इसकी आउटपुट से रेक्टिफायर से होने के बाद ये हमारे पास एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ये मैं डीसी वोल्टेज कर लेता हूँ दोबारा, तो ये सप्लाई मेरे पास आ जाती है इस पॉइंट पर 18 वोल्ट। ये सप्लाई है हमारी इस आईसी की, ये फीडबैक वाली। अगर ये हमारा जीनर 18 वोल्ट का जीनर है इस जगह पे लगा हुआ, जो कि 18 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, इस आईसी के बिल्कुल बगल में यहाँ पर 2 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। एक हमारा 18 वोल्ट का रेक्टिफायर है और दूसरा 18 वोल्ट का जीनर है। तो ये जो जीनर है इस जगह पर, चले मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये मेरा जीनर जो है ये वाला, ये देखें मल्टीमीटर पे 18 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके साथ सॉरी ये वाला जो रेक्टिफायर है ये है 19 वोल्ट वाला, 18 वोल्ट वाला। 19 यहाँ से आ रहे हैं, 18 रेगुलेट हो रहे हैं। और इसके साथ हमारा जो रेक्टिफायर है ये वाला, ये 9 वोल्ट का है। जब भी आप सप्लाईज पे हाई वोल्टेज सप्लाई पे काम करते हैं तो कैपेसिटरों पे वोल्टेज चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इन कैपेसिटर्स की बजाय डायोड्स पे चेक कर लें। अगर ये सेक्शन 19 वोल्ट वाला है तो आप इसका जो डायोड बनता है उसी के अक्रॉस चेक कर लें, तो जो ब्लॉकिंग वोल्टेज होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। कैथोड वाली साइड पे ब्लैक लीड रखें और डायोड के एनोड पे रखेंगे तो आपको डायरेक्टली उसके ब्लॉकिंग वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ब्लॉकिंग वोल्टेज। और दूसरा डायोड देख लें तो ये हमारा 9 वोल्ट वाला है। और इसी तरह हम इन कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। ये है हमारा रेगुलेटर 7805 छोटा, 78L05 भी होता है, M05 भी होता है। अभी देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर हमारा ये है 19 वोल्ट वाला, जो कि रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं, एक है 19 वोल्ट वाला ये वाला, और एक रेजिस्टर के बाद उस पर थोड़े से वोल्टेज उससे कम होते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आगे वोल्टेज 19 वोल्ट, यही 19 वोल्ट हमारे इस ट्रांजिस्टर को चले जाते हैं जो कि स्विच करवा के आगे फ़ैन को कंट्रोल करवाएगा, और यही वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 19 वोल्ट। ये जा रहे हैं हमारे इस आगे ट्रांजिस्टर नेटवर्क को, और इस पॉइंट पर हमारे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 9 वोल्ट वाला है। ये 9 वोल्ट अगर देखेंगे तो सीधे आ रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पर। यहाँ पर हमारा 7805 है, सेंटर पिन ग्राउंड है, यहाँ पे 9 वोल्ट आए तो ये देखें आउटपुट साइड पे यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। ये 5 वोल्ट यहाँ से चलते हैं और इस जगह पर हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है 5 वोल्ट वाला। तो ये 5 वोल्ट हमारे इस आईसी को भी चले गए, और इसी तरह ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से चलने के बाद इस जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इन 2 पिनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये हमारा ये कनेक्टर है जो कि फ्रंट पैनल वाला है। तो फ्रंट पैनल का कनेक्टर अगर आप उतारते हैं और ये 5 वोल्ट आपको मिलते हैं, और जैसे ही कनेक्टर लगाते हैं तो ये 5 वोल्ट गायब हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये फ्रंट पैनल को चेक करना पड़ेगा। इसके आगे आईसी लगी हुई है, एलईडीज़ लगी हुई है, कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है। तो इस तरह से ये कनेक्टर उतार के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे पास अगर ये सप्लाई बैठ रही है तो जो चेक पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनमें अभी कौन कौन सी चीज़ गड़बड़ कर सकती है। हमारा ये जीनर ये प्रॉब्लम कर सकता है, बाज़ औक़ात ये आईसी भी डैमेज हो जाती है, अमूमन ये आईसी डैमेज होती है, जीनर। इसी तरह ये कैपेसिटर अगर इनमें से 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर अगर होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन हो रही होती है, तो इंडक्शन की वजह से बार बार स्विचिंग होती है। तो अगर कैपेसिटर कोई डैमेज होता है तो उसको आप उसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि वो सप्लाई बिठाएगा। हमारा फ़ैन डैमेज है, फ़ैन मोटर डैमेज है, तो हमारा ये प्रॉब्लम होगा। अमूमन फ़ैन मोटर डैमेज नहीं होती, लेकिन अगर हो भी जाए तो भी सप्लाई बैठने के चांस होते हैं। लेकिन अगर सप्लाई हमारी यहाँ पर इस जगह पर 18 वोल्ट हैं तो ठीक है। अगर ये सप्लाई लोडेड है 18 वोल्ट वाली तो इन 3 ट्रांजिस्टर को लाजमी चेक कर लें। इन 3 में से कोई एक या 2 या तीनों भी जा सकते हैं, लेकिन अमूमन 1 या 2 डैमेज होते हैं, तो इसको आप टेस्ट कर लेंगे। ऐसा ही यहाँ पर ये हमारे पास 17 वोल्ट का जीनर है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर
کہ اگر اس میں پرابلم ہے تو بھی یہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح یہ ریکٹیفائر ہے، تو یہ سیکشن ہے ہمارے، یہ چیک پوائنٹس ہیں. یہاں پر دیکھ لیں تو اس کنیکٹر سے ہمیں 5 وولٹ آؤٹ پٹ جا رہے ہوتے ہیں فرنٹ پینل کے لیے. تو فین کے لیے سپلائی سوئچ ہو کے آ رہی ہوتی ہے اس مائکرو کنٹرولر سے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، معلوماتی ہے تو لائک کر لیجیے، کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.